चलो जहाँ से रुके थे वहां से स्टार्ट करते हैं। तो अगर उस पर्सन को ज्यादा अमाउंट में हमने बेंजोडाइजेपिन दे दिया तो उसकी जान जा सकती है ना। तो हम ऐसा ड्रग देंगे जो एग्जैक्टली अपोजिट एक्ट करेगा जो बेंजोडाइजेपिन एक्टिविटी दिखा रहा था। अगर बेंजोडाइजेपिन ब्रेन में जाने के बाद उसके पर्टिकुलर रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है जिसका नाम है गाबा, तो हमारा फ्लेमेजानिल क्या करेगा, उसको इनएक्टिव कर देगा, जिसकी वजह से आपको जो प्रॉब्लम हो सकती थी वो नहीं होगी। एंड दैट इज नथिंग बट योर इनवर्स ऑगोनिस्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एंटागोनिस्ट के प्रॉपर्टीज। अभी तक हमने जो देखा था वो अगोनिस्ट के प्रॉपर्टीज थे। इसमें से कौन कौन से प्रॉपर्टीज है? पहला है साइट सिलेक्टिविटी, दूसरा है स्ट्रक्चरल कॉन्फर्मेशन, तीसरा है रिड्यूस इन रिस्पॉन्स एंड चौथा है इफेक्ट में भी टेम्पररी और परमानेंट। ठीक है, अगर कोई एंटागोनिस्ट हमारे रिसेप्टर पे एक्टिविटी दिखा देता है तो क्या उसके स्ट्रक्चरल फीचर हो सकते हैं, कैसे वो एक्ट कर सकता है, इसके बारे में प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी है साइट सिलेक्टिविटी। अभी selectivity means what? Selectivity is the degree to which a drug acts on given site reactive to other site, relative to other site means वो पर्टिकुलर एंटागोनिस्ट जो है वो उसी साइट पे कैसे एक्ट कर सकता है जहाँ पे उसे एक्ट करना है। वो डिपेंड करता है उन दोनों साइट्स के बीच में, सॉरी साइट और ड्रग के बीच में कितना अट्रैक्टिव फोर्स है। अगर वो जो हमारी साइट है जहाँ पे जाके हमें उस रिसेप्टर को ब्लॉक करना है तो उसी स्ट्रक्चर का अगर हम ड्रग प्रोवाइड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उन दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अट्रैक्शन होगा और वो एक दोनों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। सो साइट सिलेक्टिविटी इज टोटली डिपेंड अपॉन म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन योर रिसेप्टर एंड योर ड्रग मॉलिक्यूल। अभी ड्रग मॉलिक्यूल में कौन कौन सी चीजें आती है? उसका साइज, उसका शेप, देन बायो इलेक्ट्रिकल चार्जेस ऑफ द मॉलिक्यूल, मतलब उसकी साइज कितनी है, उसका शेप कैसा है और उसके ऊपर कितने चार्जेस अभी उस वक्त पे प्रेजेंट है। इसके ऊपर डिपेंड करता है एंटागोनिस्ट की साइट सिलेक्टिविटी। दूसरा है स्ट्रक्चरल कॉन्फर्मेशन। पहली चीज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल कॉन्फर्मेशन? इट इज 3D अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल कॉन्फर्मेशन। एंड इसका अगर लाइव एग्जांपल ले तो पर्टिकुलर की फिट्स इनटू पर्टिकुलर लॉक। क्या कोई भी की से कोई भी लॉक खुलता है? नो। अब पर्टिकुलर की लगती है उस लॉक को खोलने के लिए। वैसे ही किसी पर्टिकुलर रिसेप्टर को अगर एक्टिवेट करना है तो हमें पर्टिकुलर ड्रग वहां पे अंदर भेजना होगा, तभी जाके बॉडी उसके साथ रिएक्ट करेगी और हमें इफेक्ट मिलेगा। अभी आप कहोगे सर ये तो थेरोटिकल हो गया, थोड़ा प्रैक्टिकल करे तो देखो, अभी आगे जाके आपको कुछ ऐसे चैप्टर्स आने वाले हैं जिसमें आपको पढ़ना है स्ट्रक्चर, एक्टिविटी, रिलेशनशिप। अभी मेरा एक बेसिक क्वेश्चन है, जब भी हम किसी कंपाउंड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड कर देते हैं तो उसकी हाइड्रोफिलिसिटी बढ़ जाती है या लिपोफिलिसिटी बढ़ जाती है? सोचो। पहली चीज, हाइड्रोफिलिसिटी माने उसकी वाटर में डिजॉल्व होने की कैपेसिटी, लिपोफिलिसिटी माने लिपिड में डिजॉल्व होने की कैपेसिटी। ठीक है, तो मेरा बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर मैंने हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड कर दिया, अभी उसकी हाइड्रोफिलिसिटी बढ़ेगी या लिपोफिलिसिटी बढ़ेगी? बताओ, कैसे डिसाइड करोगे ये? उसके लिए आपको मैं हिंट देता हूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वाटर। वाटर को ब्रेक कर दो, क्या बनता है उससे? क्या बनता है वाटर को ब्रेक करने के बाद? एक वाटर मॉलिक्यूल क्या क्या बना सकता है? Hydrogen and oxygen. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आर यू श्योर? देन व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वाटर? H2O. Sir, H plus and OH minus. H प्लस एंड ओ एच माइनस। तो H प्लस एंड ओ एच माइनस, तो वाटर के पास OH है, दैट्स वाई वो हाइड्रोफिलिक है या नहीं? क्या लगता है? चलो और एक बात, अगर हम कार्बन की चेन में एक एक कार्बन ऐड करते जाएं तो उस कार्बन की चेन की पोलैरिटी बढ़ जाती है या कम हो जाती है? उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बहुत डीप जा रहे हैं ना हम। ठीक है, चलो थोड़ी सी केमिस्ट्री डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम मेन पॉइंट पे आते हैं। जब भी हम दो ऐसे मॉलिक्यूल और दो ऐसे एटम नजदीक लाते हैं जिनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, तब वहां पे पोलैरिटी क्रिएट होती है। पोलैरिटी मीन्स व्हाट? कि दोनों चार्जेस अलग है और एक दूसरे से सेपरेट है।
कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है क्योंकि दोनों के वैलेंसी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों इक्विवेलेंट है। लेकिन अगर कार्बन वर्सेस ऑक्सीजन, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जोड़ दो, किसका इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा है? ऑक्सीजन की, क्योंकि वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो सब इलेक्ट्रॉन किसकी ओर चले जाएंगे? ऑक्सीजन की ओर। तो ऑक्सीजन क्या बन गया? नेगेटिव। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन जितने भी शेयरिंग में थे वो सारे अगर ऑक्सीजन के पास चले जाते हैं तो उसके पास क्या बचा? पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि नेगेटिव अगर एक और चला जा रहा है तो दूसरी और ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। सो कार्बन और ऑक्सीजन जब एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं तो वहां पे क्रिएट होता है डाइपोल, प्लस एंड माइनस चार्ज, एंड वो मॉलिक्यूल बन जाता है पोलर मॉलिक्यूल विच इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर। अभी हम स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो पर्टिकुलर ड्रग है उसके ऊपर अगर हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड कर रहे हैं तो हाइड्रोक्सिल मॉइटी ऐसी है जो कंपाउंड की वाटर में डिजॉल्व होने की कैपेसिटी बढ़ा देता है, राइट। सो आपको पर्टिकुलर कंपाउंड अगर बॉडी में जा रहा है तो उसकी पर्टिकुलर एक्टिविटी होती है। तो ये एक्टिविटी डिपेंड करती है कौन सा फंक्शनल ग्रुप उसके साथ अटैच्ड है, कौन सी मॉइटी हम ऐड कर रहे हैं, कौन सी मॉइटी रिमूव कर रहे हैं। एंड दैट होल कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। हाइड्रोक्सिल निकाल रहे हैं तो लिपोफिलिसिटी बढ़ रही है, हाइड्रोक्सिल ऐड कर रहे हैं तो लिपोफिलिसिटी कम हो रही है। एंड इसको हम कहते हैं कि स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप को स्टडी करना, वो आपको आगे जाके पता चलेगा। नेक्स्ट है रिड्यूस इन रेस्पॉन्सिवनेस। इट विल ब्रेक इंट्रासेल्युलर कास्केड एंड इनहिबिट इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स ऑफ द आयंस सो दैट प्रोसेस विल गेट स्टॉप्ड। लास्ट वाला पॉइंट क्या कहता है कि, सॉरी, थर्ड वाला पॉइंट क्या कहता है? एंटागोनिस्ट की प्रॉपर्टी ऐसे होती है जब भी वो उसके रिसेप्टर के साथ एक्ट करता है तो सेल के अंदर जो भी साइकिल उस वक्त पे चल रहे थे उनको ब्रेक कर सकता है। तो क्या आप कोरिलेट कर पाओगे ये जीआई पाथवे है, जीएस पाथवे है या जीक्यू पाथवे है? किस पाथवे की बात कर रहे हैं हम? विच पाथवे? एक्टिविटी ब्रेक करनी है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप जीएस, जीआई और जीक्यू तीनों के फुल फॉर्म पता है तो आपको आंसर आएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएस? Sir, stimulatory pathway. स्टिमुलेटरी पाथवे। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीक्यू? Sir, क्या मैंने उस, stimulatory. इट इज ऑल्सो स्टिमुलेट। एंड व्हाट अबाउट जीआई पाथवे? Inhibitory. इनहिबिटरी पाथवे। अगर वो पाथवे किसी तरह से एक्टिवेट हो जाता है, तब मैंने एग्जांपल दिया था एसिटाइल कोलिन मॉलिक्यूल का, कि वो जाके अंदर वाला जो सीएमपी पाथवे था उसे ब्रेक कर रहा है, जिसकी वजह से कैल्शियम नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से कॉलमोडुलिन कॉम्प्लेक्स नहीं फॉर्म हो रहा है, उसकी वजह से एक्टिन मायोसिन फिलामेंट तैयार नहीं बन नहीं रहे, और वहां से कॉन्ट्रैक्शन फेज कम होने की वजह से आपका हार्ट बीट ऑटोमेटिकली स्लो डाउन हो जाता है। एंड दैट इज नथिंग बट रिड्यूस इन रेस्पॉन्सिवनेस। आपका एंटागोनिस्ट आपके सेल के अंदर जो कुछ भी चीजें उस वक्त पे चल रही थी उनका साइकिल ब्रेक करता है और सेल का फंक्शन जो भी उस वक्त पे चल रहा था उसको स्टॉप कर देता है। एंड दैट इज नथिंग बट एंटागोनिस्ट प्रॉपर्टी एंड रिडक्शन इन रेस्पॉन्सिवनेस। एंड लास्ट वाला पॉइंट है इफेक्ट है which is either temporary और परमानेंट। कुछ ऐसे ड्रग हैं अगर वो हमारे रिसेप्टर के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो परमानेंटली बाउंड हो जाते हैं, और कुछ ऐसे ड्रग है वो जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बाउंड हो जाते हैं। अभी ये बॉन्डिंग किसके ऊपर डिपेंड है? अगर वो इफेक्ट टेम्पररी है, इसका मीनिंग ड्रग और रिसेप्टर के बीच में जो बॉन्ड है वो नॉन कोवैलेंट बॉन्ड है। तो नॉन कोवैलेंट बॉन्ड जनरली वीक होते हैं। तो क्या आप मुझे बता पाओगे कोवैलेंट बॉन्ड एंड नॉन कोवैलेंट बॉन्ड में क्या डिफरेंस होता है? वन लाइन डिफरेंस है, सिर्फ वन लाइन। बोलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड? सांगा। Sir, bond between two non-metals. बॉन्ड बिटवीन टू नॉन मेटल्स। ओके, तो क्या मेटल के बीच में दो बॉन्ड हो नहीं हो सकते कभी? कोवैलेंट बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है? Sir, अगर in नहीं, covalent bond, हाँ, there are equally sharing electrons. परफेक्ट, कि एक दो एटम एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं और वो इलेक्ट्रॉन शेयर करके खुद का ऑक्टेट और डुप्लेट अगर कम बना रहे हैं तो उसको हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग, विच इज नथिंग बट एक लाइन में हम कह सकते हैं उसे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो नोन एज कोवैलेंट बॉन्डिंग।
तो जब भी ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है तो वो इतना स्ट्रांग होता है कि उसे ब्रेक करना इम्पॉसिबल है। अगर आप जब यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी आगे जाके आपको एनालिसिस में एक चैप्टर आने वाला है, तब जाके ये पॉइंट आपको इन डिटेल पढ़ना होगा कि एग्जैक्टली कोवैलेंट बॉन्डिंग का क्या सिग्निफिकेंस होता है, जिसके थ्रू आप उस कंपाउंड को यूवी इक्विपमेंट में रन कर सकते हो, उसका एनालिसिस कर सकते हो। अगर वहां पे कोवैलेंट बॉन्डिंग नहीं है और दूसरी कोई बॉन्डिंग है तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, चलो वो तब बात करेंगे। फिलहाल के लिए अगर इफेक्ट टेम्पररी है तो वहां पे नॉन कोवैलेंट बॉन्डिंग है और आपका बॉन्ड वीक है। अगर वो परमानेंट बॉन्डिंग है तो वहां पे पॉसिबिलिटी है दोनों रिसेप्टर और ड्रग के बीच में बॉन्ड इतना स्ट्रांग है, इतनी शेयरिंग हुई इलेक्ट्रॉन की कि उसे अभी ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है। तो इससे क्या होता है, आपके एंटागोनिस्ट के दो प्रॉपर्टी बन जाते हैं। एक होता है रिवर्सिबल एंटागोनिस्ट, दूसरा होता है इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट। इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट तब जब ड्रग और रिसेप्टर के बीच में बॉन्ड इतना स्ट्रांग है कि उसे ब्रेक करना इम्पॉसिबल है। लेकिन जो रिवर्सिबल है वहां पे बॉन्ड थोड़ा वीक है। तो रिवर्सिबल में भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म, दूसरा होता है नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। कॉम्पिटिटिव में क्या होता है कि आपका ड्रग और आपका एंटागोनिस्ट, अगोनिस्ट एज वेल एज एंटागोनिस्ट, दोनों लड़ते हैं एक दूसरे से टू गेट अपॉर्चुनिटी टू बाइंड विथ योर रिसेप्टर। लेकिन रिसेप्टर उसको चूज करता है जिसके पास अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ले लो एसिटाइल कोलिन वर्सेस पैनक्यूरोनियम। दोनों की साइट ऑफ एक्शन एक ही है, लेकिन हमारा जो रिसेप्टर है, जो एनएम जंक्शन वाला रिसेप्टर है, एक अलग टाइप का रिसेप्टर होता है जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे प्रेजेंट होता है। तो वो क्या करेगा, देख लेगा एसिटाइल कोलिन के पास कितना अट्रैक्टिव फोर्स है, पैनक्यूरोनियम के पास कितना अट्रैक्टिव फोर्स है। दोनों में से सिर्फ उसे एक को चूज करना है, तो चूज किसको करेगा वो, पैनक्यूरोनियम को, क्योंकि उसका अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है। तो जो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म है तो वो हमारा रिसेप्टर एसिटाइल कोलिन को निग्लेक्ट कर देगा और पैनक्यूरोनियम को खुद की ओर खींच लेगा, जिसकी वजह से आपको वहां पे स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी मिलेगी। हमारे आई थिंक सिलेबस में एक है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, तब मैं इसका सिग्निफिकेंस आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली ये ड्रग्स हमें कहाँ पे मदद करते हैं। लेकिन एक एग्जाम्पल था कि एक ड्रग के बीच में और एक एंटागोनिस्ट के बीच में कैसे कॉम्पिटिशन होता है टू गेट द एक्सेस फॉर योर एक्टिव साइट ऑफ योर रिसेप्टर। क्योंकि हमें कुछ ना कुछ करके अगर कुछ बीमारी है और वहां पे अगोनिस्ट की वजह से बीमारी हो रही है तो हम एंटागोनिस्ट दे रहे हैं, तो एंटागोनिस्ट का अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा ही होना चाहिए इन कंपैरिजन टू योर अगोनिस्ट। एंड यहाँ पे कॉम्पिटिटिव अगोनिस्ट करना है तो हमें कंपैरिजन देना पड़ता है कि एग्जैक्टली दोनों में से अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा किसका है। दूसरा जो नॉन कॉम्पिटिटिव है उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, आपका ड्रग एक्टिव साइट के साथ उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। वो क्या करेगा, एक्टिव साइट के बाजू में एक दूसरी साइट प्रेजेंट होती है जिसका नाम है एलोस्टेरिक साइट। तो ये ड्रग जाके क्या करता है, उस एलोस्टेरिक के साइट के साथ बॉन्ड बनाता है। जैसे ही वो ड्रग एलोस्टेरिक साइट के साथ बॉन्ड बनाता है, एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर चेंज होता है, जिसकी वजह से उसका जो अगोनिस्ट है उसके साथ इंटरेक्शन नहीं कर पाता। एग्जाम्पल सक्सिनिल कोलिन, एक ऐसा ड्रग जो एक्टिव साइट के साथ रिएक्शन नहीं दिखाता। वो क्या करेगा, वो जो उसका रिसेप्टर है उसके एलोस्टेरिक साइट के साथ बॉन्ड बनाएगा, जिसकी वजह से आपको जो एक्टिव साइट अभी यहाँ पे स्क्वायर दिख रही है, मैं अभी मार्क करके दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, वो जो आपकी साइट है वो स्क्वायर फॉर्म में है। जैसे ही सक्सिनिल कोलिन ने उसके रिसेप्टर के साथ बॉन्ड बनाया, वो जो एक्टिव साइट थी वो ट्रायंगुलर बन गई, वी शेप में बन गई। तो हमारा जो एसिटाइल कोलिन है वो तो स्क्वायर शेप में था, तो वो क्या वो ट्रायंगुलर शेप में फिट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ऑब्वियसली वहां पे नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म हुआ कि ऐसा एंटागोनिज्म मैकेनिज्म जिसमें ड्रग जाके अलग ही साइट को बाइंड करता है, जिसकी वजह से एक्टिव साइट का पूरा स्ट्रक्चर खराब हो जाता है और हमें जो एक्टिविटी बॉडी में मिलनी चाहिए थी विथ रिस्पेक्ट टू एसिटाइल कोलिन वो नहीं मिलती और हमें डिजायर्ड इफेक्ट मिलता है। तो ये था आपका अगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट कॉन्सेप्ट। आगे जाके हम जितने भी चैप्टर देखेंगे उसमें कहीं ना कहीं वर्ड आएगा, दिस ड्रग इज अगोनिस्ट ऑफ दिस ड्रग इज एंटागोनिस्ट ऑफ दिस। सो आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि अगोनिस्ट क्या है, योर एंटागोनिस्ट क्या है, इनवर्स क्या है, फुल क्या है, पार्शियल क्या है। इसके लिए चैप्टर आपको दिया है। एक्चुअल में ये चैप्टर आपको थर्ड ईयर में है, अभी जो सीबीसीएस का सिलेबस है उसमें, लेकिन आपको थोड़ा एडवांस करके वो सेकेंड ईयर में ही दे दिया है, तो आप ये कॉन्सेप्ट एडवांस में सीख रहे हैं। तो
अगर किसी को कुछ डाउट है इस पूरे कॉन्सेप्ट में तो आप पूछ सकते हैं, तब तक मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ। डायरेक्ट सेकंड इयर लेक्चर समजताय? काही इश्यू होतोय? काही प्रॉब्लेम असतील तर सांगा. झीनत मेसेज